बिगिन चैप्टर नंबर 1 फिजिकल ज्योग्राफी। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी है क्या, डेफिनेशन। राइट, ओके। तो ज्योग्राफी एक साइंस है अर्थ की एज द होम फॉर मैन। और ज्योग्राफी की जनरली दो ब्रांचेस हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है। जो प्रेजेंट डे स्कॉलर्स हैं वो बायो ज्योग्राफी को भी सेपरेट ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी मानते हैं। तो तीन ब्रांचेस जनरली होगी, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और बायो ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी है, बिकॉज वो जो है हर एक ज्योग्राफिकल स्टडी का बेस बनाती है। यानी कि बाकी ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए आपको फिजिकल ज्योग्राफी का बेस पता होना चाहिए। ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी इज ट्रीटेड एज दैट ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी विच स्टडीज द नेचुरल और फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। तो जिस ज्योग्राफी में हम लोग अर्थ के फिजिकल फीचर्स यानी कि जो नेचुरल फीचर्स हैं उनको स्टडी करते हैं। ठीक है। नेचुरल फीचर्स वो फीचर्स हैं जो कि नेचर से इंडिपेंडेंटली क्रिएट हुए हैं नेचर में, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, वर्जिन माउंट वेजिटेशन, सॉइल्स, एनिमल लाइफ एक्सेट्रा। ये सारे नेचुरल फीचर्स के एग्जाम्पल हैं। और ये फीचर्स दे कंबाइन टुगेदर फिर एक फिजिकल इन्वायरमेंट बनता है। और जिस ज्योग्राफी में इस फिजिकल इन्वायरमेंट को हम पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। तो ये एक डेफिनेशन है, आप याद कर सकते हो। फर्स्ट वाली इजी सी है तो वो याद कर लो कि फिजिकल ज्योग्राफी में बी डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन मैन। ठीक है, सो ये डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है ज्योग्राफी की एक, और बाकी ज्योग्राफिकल स्टडी का बेस प्रोवाइड करता है, अभी बताया मैंने। तो स्कोप जो है फिजिकल ज्योग्राफी का, जो सब्जेक्ट मैटर है वो बिल्कुल वास्ट है, डेफिनेटली होगा। ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी का एम क्या है कि हम एनालाइज करें, हम अंडरस्टैंड करें कि ह्यूमन के बीच में और जो आसपास इन्वायरमेंट है उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है। तो जनरली फिजिकल ज्योग्राफी में हम एनालाइज करते हैं द इंटर रिलेशनशिप दैट एक्चुअली एग्जिस्ट्स बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। ठीक है। ओके, फिजिकल इन्वायरमेंट जो है उसके चार रेल्म्स होते हैं, सबको पता होगा, लिथोस्फियर, एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड बायोस्फियर। ये एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है। राइट। तो लिथोस्फियर क्या होता है, जनरली इसमें आप लैंड फॉर्म्स इंक्लूड करते हो, ड्रेनेज, रिलीफ, फिजियोग्राफी, ये सारी चीज़ें लैंड से रिलेटेड चीज़ें आपकी लिथोस्फियर में इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है। और सॉइल्स जो हैं वो भी लिथोस्फियर में पढ़ते हो आप लोग। और सॉइल्स जो है वो किस प्रोसेस से बनती है, पेडोजेनेसिस। सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड किस पे करता है, बेड रॉक पे या पेरेंट मटेरियल पे, क्लाइमेट कैसा है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी वहाँ पर कैसी है, टाइम के अकॉर्डिंग तब जाके सॉइल बनती है। एनसीईआरटीज में पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। राइट। प्लेट्यूज के बारे में आप लिथोस्फियर में पढ़ोगे, प्लेट्यूज जहाँ पे रिच मिनरल्स होते हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते हैं। माउंटेन्स जहाँ पे सोर्सेज ऑफ रिवर है वो इसमें पढ़ते हैं लिथोस्फियर में। माउंटेन्स आपको फॉरेस्ट पेस्चर्स प्रोवाइड करती है और ग्रेट सोर्स है टूरिस्ट अट्रैक्शन का बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल ब्यूटी। तो ये सब लिथोस्फियर में इंक्लूडेड रहता है। नेक्स्ट इज एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर जो एनवलप ऑफ एयर है जो कि अर्थ को सराउंड करती है चारों पांचों साइड से, फ्रॉम ऑल दी साइड्स बेसिकली, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर हम क्लाइमेट और वेदर के फिनोमेना को पढ़ते हैं। क्लाइमेट के अंदर आप कॉम्पोजिशन देखते हो एटमॉस्फेयर का, स्ट्रक्चर देखते हो एटमॉस्फेयर का, वो एलिमेंट्स पढ़ते हो जो कि आप वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस में अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, एयर मास, फ्रंट, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, क्लाइमेट टाइप्स, क्लाउड टाइप्स, ये सारी चीज़ें हम एटमॉस्फेयर में पढ़ते हैं। ठीक है। क्लाइमेट जो है वो डेफिनेटली हमको अफेक्ट करेगा, हमारे फूड को अफेक्ट करेगा, हमारे क्लोथिंग को अफेक्ट करेगा, हमारे शेल्टर को अफेक्ट करेगा। तो डीप इम्पैक्ट है नेचुरल वेजिटेशन पे, क्रॉपिंग पैटर्न पे और लिवली स्टॉक पे, तो इसलिए क्लाइमेट का डीप इम्पैक्ट है ह्यूमन लाइफ पे। राइट। तो एटमॉस्फेयर में हम ये सब पढ़ते हैं। टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्लाइमेट के, जिसका बहुत सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो टेम्परेचर और रेन से ही होगा ना, तो ये सब इसमें पढ़ते हैं। इंडिया जो है वो एक मानसून कंट्री है और मानसून विंड्स यहाँ पे होती है, तो मानसून कैसे क्लाइमेट है इंडिया का, ये सब कुछ हम एटमॉस्फेयर वाले टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फियर। हाइड्रोस्फियर नाम से पता लग रहा है वाटर बॉडीज, ओशन, सी, लेक्स और जो मतलब वाटर से कनेक्टेड चीज़ें हैं वो हम एटमॉस्फेयर में, सॉरी, हाइड्रोस्फियर में पढ़ते हैं। जैसे कि ओशंस हो गए, ओशंस में हम पढ़ेंगे कि वो कैसे लार्ज वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का सोर्स है फूड के लिए, स्पेशली फिश, और मिनरल रिसोर्सेज भी
हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर रेल्स में पाए जाते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है, जो ये 3 इनऑर्गेनिक रिल्म्स हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, उनके इन फेसेस के बीच में आपको बायोस्फीयर लाई करता है। डायग्राम देखोगे तो जो शेडेड एरिया है वो बायोस्फीयर को रिप्रेजेंट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिल्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है ये, बिकॉज इसके अंदर ही सारी फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करती है, एनिमल्स भी, ह्यूमंस भी, और आपकी प्लांट लाइफ भी। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी की जो स्टडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जब आप ये चारों चीज़ें पढ़ोगे, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, तो आपको पता लगेगा कि हमारे जो अर्थ है, स्पेशली हम इंडिया से अगर स्टडी करेंगे इंडिया के बारे में, तो हमें पता लगेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ पे है। तो आप उसको अच्छे से यूज़ करेंगे, उसको अच्छे से उसका यूज़ करेंगे टेक्नोलॉजी लगाकर, और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी बढ़ेंगे। जब आपको दिखेगा कि रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है तो हमें इसे सेव करना चाहिए, राइट। तो स्टडी ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बहुत एमर्जिंग है और इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज उससे हम नेचुरल रिसोर्सेज को इवेल्युएट और मैनेज कर सकते हैं। और जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें दिखेगा कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, हमें दिख रहा है कि और ज़्यादा रिसोर्सेज हम नहीं ढूंढ पा रहे अर्थ पर, तो इसीलिए फिर हम धीरे धीरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी बढ़ेंगे। अगर स्टडी नहीं होती फिजिकल ज्योग्राफी की तो ये सब कुछ पॉसिबल भी नहीं होता, हमें पता ही नहीं लगता नेचुरल रिसोर्सेज है किधर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंटर रिलेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। अब इन सब्जेक्ट्स में ना सब कुछ इंटर रिलेटेड मिलता है। जैसे आप मैथ से कुछ सब्जेक्ट्स उठाते हो तो कहीं ना कहीं आपको सब कुछ इंटर रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं। सिमिलरली आपको सिविक्स की कुछ चीज़ें हिस्ट्री में मिलती हैं। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसका क्या इंटर रिलेशन है बाकी ब्रांचेस ऑफ साइंस से, वो अब पढ़ते हैं इसमें हम। डायग्राम देखो, ये इंटर रिलेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी विद अदर साइंसेस यहीं से बिल्कुल क्लियर होगा। फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो बाकी सारी साइंसेस को यूनिफाई करती है, बाकी सारी ब्रांचेस को, जिससे आप जो है इंटर रिलेशनशिप ऑफ मैन टू इज एनवायरनमेंट को इजीली समझ सकते हो। ठीक है, तो देखो अब फर्स्ट इज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के हम क्या डील करते हैं, यूनिवर्स के बारे में, जो गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, सोलार सिस्टम्स हैं, ये सब कुछ आप एस्ट्रोनॉमी में डील करते हो। अब एस्ट्रोनॉमी में आप मेटेरॉइड्स भी पढ़ते हो, एस्ट्रॉइड्स भी पढ़ते हो, यानी कि जो हेवनली बॉडीज हैं उनकी मूवमेंट के बारे में भी पढ़ते हो, अर्थ की मूवमेंट के बारे में अराउंड द सन, और अर्थ की खुद की उसकी एक्सिस पे रोटेशन, उसके बारे में पढ़ते हो, जिसकी वजह से सीजन्स और फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट होता है। और ये डे और नाइट में इसी वजह से टाइड्स होती हैं, जो कि आप कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में पढ़ते हो। एस्ट्रोनॉमी खुद ही मैथमेटिक्स और फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज पे डिपेंड है, तो डेफिनेटली फिजिकल ज्योग्राफी से हो गया ना कंट्रीब्यूशन, रिलेशन, राइट। नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिकल ज्योग्राफी तो एक है ही आपकी स्पेशल ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। अब इसके अंदर क्या है, लेटीट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, लोकल स्टैंडर्ड टाइम, मैप कैसे बना, मैप का स्केल कैसे लिया, ग्राफ, क्लाइमेटोलॉजी, स्पेशली क्लाइमेटोलॉजी जिसमें आप क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हो तो उसमें ग्राफ्स बनते हैं, रेनफॉल को आप ग्राफ्स पे दिखाते हो, तो मैथमेटिक्स से रिलेशन है ही डेफिनेटली ज्योग्राफी का। ठीक है, नेक्स्ट इज फिजिक्स। रोटेशन रेवोल्यूशन आपने पढ़ा, मोशन चैप्टर आ गया फिजिक्स का, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक, टाइड्स, वेदरिंग, इरोजन, ये सब आप पढ़ोगे। लॉज ऑफ फिजिक्स की वजह से ही हो रहे हैं, ग्रेविटी कहीं ना कहीं होती है आसपास इनके इन्वॉल्वमेंट में, राइट। तो फिजिक्स भी आपका कहीं ना कहीं फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। जियोलॉजी, जियोलॉजी में हम पढ़ते हो कि स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड इंटीरियर ऑफ अर्थ एज वेल एज इवेंट्स आकरिंग विद इन द अर्थ क्रस्ट। तो जियोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, और अर्थ के क्रस्ट में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। तो अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, मिनरल्स, डिफरेंट रिलीफ फीचर्स का फॉर्मेशन भी जियोलॉजी में पढ़ोगे। ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है फिजिकल ज्योग्राफी का। तो क्लोज इंटर रिलेशनशिप हो गया जो जियोलॉजी और फिजिकल ज्योग्राफी में, तो है ना। जियोमॉर्फोलॉजी, जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी का बेसिस है वो भी जियोलॉजी से आपका अफेक्टेड है, जियोलॉजी से रिलेटेड है। डिफरेंस क्या है, सिर्फ अप्रोच में है ना, कि जियोलॉजी में आपका ज़्यादा एम्फेसिस क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट में होता है, लेकिन जियोमॉर्फोलॉजी में आपका क्या हो रहा है, प्रेजेंट पोजीशन कैसी है आप वो पढ़ते हो। समझ में आ रही है आपको बात। जो जियोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, कंपोनेंट है फिजिकल ज्योग्राफी का। जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी आपस में रिलेटेड है। डिफरेंस बस ये है कि जियोलॉजी में आप टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़ते हो कि इस टाइम ये हुआ, पास्ट में ये हुआ, फ्यूचर में ये हो सकता है, इस टाइप की चीज़ें। लेकिन जनरली बात हो रही है, हो सकता है कुछ और भी हम वैसे नॉर्मली भी देख सकते हैं, बट जनरली देखा जाए तो जियोमॉर्फोलॉजी में आप इसके अपोजिट करते हो। क्या करते हो कि प्रेजेंट पोजीशन क्या है वो चीज़ आप उसमें पढ़ रहे हो। ठीक है, तो जियोलॉजी को हम कह सकते हैं ज्योग्राफी ऑफ द पास्ट, और ज्योग्राफी को हम कह सकते हैं जियोलॉजी ऑफ द प्रेजेंट। ये आंसर राइटिंग में लाइन हेल्प कर सकती है कि जियोलॉजी इज द ज्योग्राफी ऑफ द पास्ट एंड ज्योग्राफी इज द जियोलॉजी ऑफ द प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट डेफिनेटली बिल्कुल फिजिकल ज्योग्राफी से आपका रिलेटेड है।
एटमॉस्फेयर में क्या टेम्परेचर है, ग्लोबल हीट बैलेंस क्या है, रेनफॉल क्या है, प्रेशर क्या है, क्या वेदर रहने वाला है, ये सब कुछ आप एक मेट्रोलॉजिस्ट भी पढ़ता है, तो मेट्रोलॉजी डेफिनेटली बिल्कुल आपका रिलेटेड है फिजिकल ज्योग्राफी से। क्लाइमेटोलॉजी जो एक पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी का, कंपोनेंट है फिजिकल ज्योग्राफी का, वो क्लोजली एसोसिएटेड है मेट्रोलॉजी से, है ना। मेट्रोलॉजी जो है डिपार्टमेंट ही बताएगा ना कैसा क्लाइमेट है, तो क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने के लिए ये भी डेफिनेटली इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट इज हाइड्रोलॉजी, ठीक है। अब हाइड्रोलॉजी में आप इन डेप्थ स्टडी करते हो अर्थ की, जहाँ पे वाटर कवर्ड है। वाटर आ गया यानी कि हाइड्रोस्फीयर आ गया, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी में कवर होता है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना। जो स्टडी ऑफ सीज और ओशंस, वो आप ओशियोनोग्राफी में करते हो, और अगेन ओशियोनोग्राफी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फिजिकल ज्योग्राफी का, तो हाइड्रोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्लोज लिंक है उसका। अब ओशियोनोग्राफी जो है वो आपस में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है अपने आप में। उसके अंदर आप मेराइन जियोमॉर्फोलॉजी, फिजिकल ओशियोनोग्राफी, केमिकल ओशियोनोग्राफी, बायो ओशियोनोग्राफी, ये सब पढ़ते हो, ठीक है। मेराइन जियोमॉर्फोलॉजी जो कि ओशियोनोग्राफी का एक कंपोनेंट है, और मेराइन जियोलॉजी वो कंसर्न्ड है ओरिजिन ऑफ ओशन से, स्ट्रक्चर ऑफ क्रस्ट, मेंटल ओशन डिपोजिट्स और रिलीफ ऑफ ओशन फ्लोर से, राइट। फिजिकल ओशियोनोग्राफी में आप पढ़ते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है ओशन वाटर की, इसके अंदर टेम्परेचर, प्रेशर, सैलिनिटी, डेंसिटी आ जाती है, ठीक है, ओके। और जो फिजिकल ओशनोग्राफर जो है वो आपका सीवेज, टाइड्स, ओशन करंट्स के बारे में पढ़ते हैं, नहीं कि आप फिजिकल ओशनोग्राफी में ये सब चीज़ें भी पढ़ते हो। और बायो ओशनोग्राफी के अंदर आप इन डेप्थ स्टडी करते हो जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं सी वाटर में, तो ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकल जोग्राफी में भी इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि फिजिकल जोग्राफी में, ओशनोग्राफी में और हाइड्रोलॉजी में अगेन एक बहुत क्लोज लिंक है। तो ओशनोग्राफी तो एक थर्ड इंपॉर्टेंट फिजिकल जोग्राफी का कॉम्पोनेंट है ना, जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी के बाद। तो डेफिनेटली अगर ओशनोग्राफी रिलेटेड है हाइड्रोलॉजी से, और ओशनोग्राफी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फिजिकल ज्योग्राफी का, तो बिल्कुल फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो भी रिलेटेड रहेगी हाइड्रोलॉजी से। कंपोनेंट्स तो पता ही है ना फिजिकल ज्योग्राफी के, चार होते हैं: जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी और बायोज्योग्राफी। दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जो कहीं ना कहीं आपके हाइड्रोलॉजी, फिजिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रियोलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी, पेडोलॉजी, इकोलॉजी, इन सब से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी है स्टडी ऑफ साइंस, कि आप साइंस की स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल की स्टडी कर रहे हो, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हो कि सॉइल कैसे बनी, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी डेवलपमेंट क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, कितनी इसकी फर्टिलिटी है, किस किस चीज़ से बनी है, क्या कॉम्पोजिशन है। और फिजिकल ज्योग्राफी में आप ये एलिमेंट्स तो बिल्कुल पढ़ोगे ना, फिजिकल ज्योग्राफी में लिथोस्फीयर के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ोगे, तो कनेक्टेड है। नेक्स्ट इज बॉटनी, बॉटनी में आप पढ़ते हो डिफरेंट प्लांट लाइफ के बारे में, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में वेजिटेशन के बारे में पढ़ोगे आप लोग, कि क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है इस एरिया में जहाँ ऐसी वेजिटेशन है। तो फ्लोरा की नॉलेज के लिए बॉटनी की फिजिक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिक एक स्पेशल ब्रांच है ज्योग्राफी की, जिसको हम बोलते हैं फाइटोजोग्राफी, जिसके अंदर वेजिटेशन से रिलेटेड चीज़ें आपकी हो सकती हैं, तो वो आ सकती है जाके ज्योग्राफी की ब्रांच एक, ठीक है। नेक्स्ट है जूलॉजी। तो जूलॉजी में आप फोना के बारे में पढ़ते हो, जनरली एनिमल्स के बारे में पढ़ते हो, तो फिजिकल ज्योग्राफी भी जनरली रिलेटेड है, ठीक है। तो जो जू ज्योग्राफी है वो एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच बन गई है बायो ज्योग्राफी की खुद में। तो जू जियोग्राफी रिलेटेड है जूलॉजी से, तो ये सारा रिलेटेड है बायोजोग्राफी से, और बायोजोग्राफी एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी की, तो डेफिनेटली फिजिकल ज्योग्राफी भी रिलेटेड है जूलॉजी से। नेक्स्ट आता है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। सारे ऑर्गेनिजम्स, बेशक वो प्लांट किंगडम के हों या एनिमल किंगडम के हों, वो डेफिनेटली इंटरेक्ट करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट में। जो स्टडी करते हैं इन इंटरेक्शंस का, तो वो हम इकोलॉजी में करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में भी आप पढ़ते हो ना बायोस्फीयर के बारे में, तो कहीं ना कहीं रिलेशन यहाँ पर भी है, ठीक है। चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने कि ज्योग्राफी जनरली दो टाइप की होती है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। बायो ज्योग्राफी भी आ सकती है, फाइटो ज्योग्राफी भी आ सकती है, बट मेनली जो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी है वो आपकी दो ही होंगी, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में आप अर्थ की नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हो, राइट, अभी बताया था ये, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी के फिर आगे चार मैंने मेन इंपॉर्टेंट ब्रांचेस बताई थी। और फिजिकल ज्योग्राफी के मेनली चार कंपोनेंट्स हैं। तो ज्योग्राफी इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। यहाँ पर हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, और फिजिकल ज्योग्राफी इज अगेन डिवाइडेड इनटू फोर कंपोनेंट्स, मेनली फोर कंपोनेंट्स, दैट इंक्लूड्स जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी एंड बायोज्योग्राफी, ठीक है।
ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फिजिकल ज्योग्राफी का। अब हम देखते हैं थोड़ा सा जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में। जियोमॉर्फोलॉजी जो टर्म है वो 3 ग्रीक वर्ड से आया है। जियो जिसका मतलब है अर्थ, मॉर्फोस जिसका मतलब है शेप, और लोगोस जिसका मतलब है रीजन। तो जियोमॉर्फोलॉजी एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज डिस्क्रिप्शन और एक एनालिसिस हो गया लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ के बारे में। ठीक है, सिंपल टर्म्स में बोलें तो जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के बारे में आप पढ़ते हो जियोमॉर्फोलॉजी में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट या इम्पॉर्टेंट ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी की। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी जो है बहुत सिग्निफिकेंट ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी की, एक फील्ड ऑफ स्टडी है जिसके अंदर आप अर्थ सरफेस के फॉर्म को एग्जामिन करते हो कि कैसे कॉन्टिनेंट्स बने, ओशन बेसिन्स, माउंटेन सिस्टम्स कैसे बने, ब्रॉड प्लेन्स कैसे बने, स्लोप ऑफ हिल्स वैलीज के बारे में आप इसके अंदर पढ़ते हो। ठीक है, तो आगे देखो अब क्लासिफिकेशन। अब लैंड फॉर्म्स के अंदर यानी कि आप रिलीफ फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो सेलिसबरी ने 1919 में कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की इंट्रोड्यूस करा था रिलीफ फीचर्स का, जिसमें आपने जो अर्थ के रिलीफ फीचर्स हैं इन्होंने 3 ऑर्डर पे डिवाइड कर दिया था उनको ऑन द बेसिस ऑफ साइट्स। पहला आता है रिलीफ फीचर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जिसके अंदर जो बड़े बड़े रिलीफ फीचर्स हैं, कॉन्टिनेंट्स, ओशन बेसिन्स, ये इंक्लूडेड हैं और जनरली ये रिलीफ फीचर्स स्टेबल हैं। ठीक है, आगे आपका आता है सेकंड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर। इनको आप स्ट्रक्चरल लैंडफॉर्म्स भी बोलते हो, और ये कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन्स यानी कि रिलीफ फीचर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर सुपर इम्पोज्ड हैं। इसके अंदर माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, और जो कि आपके कॉन्टिनेंट्स पे हैं, और ओशंस पे आ जाते हैं आपके ओशनिक रिजेस, ओशनिक प्लेन्स और ट्रेंचेस। इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हो। और ये रिलीफ फीचर्स बनते कैसे हैं सेकेंड ऑर्डर के? ये बनते हैं एंडोजेनिक या एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से। तो रिलीफ फीचर्स जो हैं जो सेकेंड ऑर्डर के हैं वो फिर आगे थर्ड ऑर्डर के रिलीफ फीचर्स की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा, एंडोजेनिक फोर्स क्या है? जो कि इंटीरियर ऑफ अर्थ में लग रहा है। एक्सोजेनिक क्या है? जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रिलीफ फीचर्स ऑफ द थर्ड ऑर्डर। तो थर्ड ऑर्डर के जो रिलीफ फीचर्स है उसमें जो वो फीचर्स होते हैं जो कि कैसे बनते हैं? सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स की हेल्प से। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया रनिंग वाटर के बारे में आप इसमें पढ़ते हो, रिवर के बारे में, मूविंग आइस ग्लेशियर के बारे में, विंड, सी वेव्स के बारे में, एजेंट्स ऑफ एरोजन और डिपोजिशन के जो एजेंट्स हैं उनके बारे में। ये था एंडोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक जो सरफेस पे हैं उनके बारे में पढ़ते हो आप इन पे, जैसे कि आपके यू शेप्ड वैलीज, हैंगिंग वैलीज, आपके मशरूम और गारा क्लिफ्स, बेज, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ते हो। तो रिलीफ फीचर्स जो थर्ड ऑर्डर के हैं वो एक इंपॉर्टेंट प्लेस आपकी होल्ड करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। और जियोमॉर्फोलॉजी में आप लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हो। सबसे ज़्यादा आप किसके बारे में पढ़ोगे? रिवर सिस्टम, ड्रेनेज, जो कहाँ पर इंक्लूडेड है? रिलीफ फीचर्स ऑफ द थर्ड ऑर्डर में। ठीक है, सो दिस वॉज द होल चैप्टर। आई होप समझ में आ गया होगा।